स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने 3rd चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। उनके बीच रिलेशन हमने निकाली थी, करंट के साथ निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन हमने निकाली थी। आज हम उनका यूज करके ओम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? ओम्स लॉ की डेरिवेशन, डिडक्शन ऑफ Ohm's law with the help of drift velocity and relaxation time. हम रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके, उनकी रिलेशंस को यूज करके क्या करेंगे? ओम्स लॉ की डेरिवेशन को हम करेंगे। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, जो क्या आया था हमारा, I इज इक्वल टू माइनस ई एन ए वी डी के इक्वल आया था। ये हमने डेरिवेशन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन वाली डेरिवेशन पिछले लेक्चर में की थी, उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है यहाँ। वी आल्सो नो दैट जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी डी, इसकी हमने डेरिवेशन की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वी डी होती है, वो टाइम के साथ, रिलैक्सेशन टाइम के साथ उसकी क्या रिलेशन थी? माइनस ई टाउ बाई एम। ये क्या आया था हमारा? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारी रिलेशन आई थी। ई जहाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से देखो, वी डी की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू माइनस ई एन ए, वी डी की जगह क्या लिख देंगे? माइनस ई टाउ बाई एम। ये हम पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा रिलेशन? I इज इक्वल टू माइनस का ये है और माइनस ये है, तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो E और ई स्क्वायर आ गया हमारा। एन ए, ये टाउ है और ये ई है, डिवाइड बाई एम। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम? I इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन ए टाउ बाई एम इंटू ई को क्या लिख सकते हैं? V बाई एल, क्योंकि बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया? V बाई एल, जहाँ V क्या है? पोटेंशियल, L है जो लेंथ होगी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, तो आया हमारा I इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन ए टाउ बाई, ये ml लिखूं और इसको क्या कर दूं? V। अगर मैं V को एक साइड रखूं तो क्या आएगा? V इस साइड आ जाएगा, तो ml इस साइड आके ऊपर चला जाएगा, ml अपॉन ई स्क्वेयर एन ए टाउ, और ये क्या हो जाएगा? इनटू में I आ जाएगा। इनटू में क्या आ जाएगा? I।
ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आर आई। वो कब बोलता है, ओम्स लॉ तब बोलता है जब टेम्परेचर एंड अदर डायमेंशनल प्रॉपर्टीज, डायमेंशनल प्रॉपर्टी मतलब एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ये क्या हो, कांस्टेंट हो। व्हेन एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये अदर डायमेंशन क्वांटिटी जब कांस्टेंट होती है तब क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और वहां से हम जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था वहां से क्या आया था, एक कांस्टेंट आया था R। तो M, L, E, N, A, टाउ ये सारे क्या आ गए हमारे कांस्टेंट। अगर मैं ओम्स लॉ को देखूं तो V इज इक्वल टू जो ये कांस्टेंट है इसकी जगह मैं R रख सकता हूं, क्योंकि ओम्स लॉ का कांस्टेंट क्या था R, और ये क्या है I। V इज इक्वल टू R I आ गया हमारा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम एरिया, लेंथ और टेम्परेचर, क्योंकि ओम्स लॉ की डेफिनेशन यही बोलती है ना, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर और अदर डायमेंशनल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, तब क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया था जिसको बोलते हैं R, जो रेजिस्टेंस के नाम से जाना गया था। तो यहाँ R क्या निकला, R की वैल्यू हमने निकाल ली है। R क्या होगा, ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ A। तो हमने यहाँ से वेयर R इज इक्वल टू ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ A, ये क्या है हमारा R की वैल्यू आ गई। हमने R की वैल्यू को निकाल लिया है। ओके, लेकिन R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब आता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन को लगाऊं यहाँ दोबारा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लगाऊं, R कांस्टेंट हट जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। यहाँ से हमने क्या निकाला, ओम्स लॉ को निकाला। ओम्स लॉ को भी निकाल लिया हमने। R की वैल्यू भी हमें पता चल गई क्या होती है रेजिस्टेंस की, ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ A, ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ A। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं बोलूँ R इज इक्वल टू क्या है, M अपॉन E स्क्वेयर N टाउ, अगर मैं इसको L बाई A लिख दूँ, और R इज इक्वल टू इसकी जगह मैं रो लिख दूँ L बाई A, ये क्या आया था, रजिस्टिविटी आया था। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, R इज इक्वल टू रो L बाई A भी आया था हमारा रजिस्टिविटी के टर्म में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेयर रो इज इक्वल टू M अपॉन E स्क्वेयर N टाउ। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाली ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ है, और रो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाली M E स्क्वेयर N टाउ, क्योंकि L बाई A इंटू रो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, एक तो हमने डेरिवेशन कर ली ओम्स लॉ की, दूसरा हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस की एक फार्मूला, नया फार्मूला निकाल लिया जो R इज इक्वल टू क्या होता है, ML अपॉन E स्क्वेयर N टाउ A, ये होता है रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी हमने यहीं से निकाल लिया है। ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, ओम्स लॉ को डेराइव कर लिया है, और वहीं से हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का भी पता कर लिया कि उसका भी एक अलग फार्मूला है, वो हमने निकाल लिया। ओके, अब हम देखेंगे मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज को म्यू से दिखाते हैं, म्यू से हम डिनोट करते हैं व्हाट इज मोबिलिटी। अब ये मोबिलिटी है क्या, इसको समझने के लिए देखिए, एक तो चार्ज है कोई, वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक चार्ज कर रहा है हमारा 50 मीटर पर सेकंड से मूव।
एक चार्ज क्या कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से मूव। तो हम क्या बोल सकते हैं किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ यू आप में से अधिकतर यही बोलेंगे कि जिसकी मूवमेंट है वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये सही नहीं है तब जब तक हमें नहीं पता। देखिए अगर मैं बोलूँ एक बॉल है वो 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है उसकी, मतलब कि मूव कर रही है, और सेकंड बॉल है जो वो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसमें स्पीड तो क्या है 50 मीटर पर सेकंड की ज़्यादा है, लेकिन मोबिलिटी क्या है हम ये तब तक नहीं बोल सकते। क्या पता मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने केवल 1 न्यूटन फोर्स लगाया और उससे क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड आ गई, मोबिलिटी आ गई। और जो ये इसके अंदर क्या पता हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हो, फोर्स कितना लगाया हो, जो अगर मैं फोर्स बोलूँ वो फोर्स लगाया हो 20 न्यूटन का, तो अगर 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये 50 मीटर पर सेकंड पे क्या आई इसकी स्पीड आई। तो मोबिलिटी उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, कितना हमने एफर्ट लगाया है उसके लिए उस पर क्या डिपेंड करती है, स्पीड मोबिलिटी डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव की, अगर इस पे 20 का लगाते इफ फोर्स कितना होता इस पे 20 न्यूटन का होता तो 20 कितना हो गया 400 मीटर पर सेकंड से ये मूव करती। एट सेम फोर्स ये कितनी मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड और ये कितनी मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड। 20 न्यूटन के फोर्स पे और 20 न्यूटन की फोर्स पे वो कितनी कर रही है 400 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है मोबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल। उनकी स्पीड पे वो डिपेंड नहीं करती, कितना हमने एफर्ट लगाया है टू मूव अ बॉल, उस बॉल को मूव करने के लिए कितना एफर्ट लगाया। ऐसे ही अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज में हम फोर्स की जगह क्या लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो ज़्यादा मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे कि मोबिलिटी उसकी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया है मान लो जितना भी 10 जूल पर कूलम लगाया हमने तो क्या होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैन बी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है उसके हिसाब से पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज की वेलोसिटी क्या है हमने पढ़ा है, चार्ज की वेलोसिटी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से म्यू है जो मोबिलिटी क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से दिखाते हैं और इसको किससे दिखाते हैं ई से। तो ये वी डी अपॉन ई क्या होगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज होगी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज होगी। अगर मैं यूनिट की बात करूं एसआई यूनिट ऑफ म्यू, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ मीटर सेकंड न्यूटन इनवर्स कॉलम इनवर्स, न्यूटन इनवर्स कॉलम इनवर्स, ओह सॉरी ये क्या होगा मीटर पर सेकंड और न्यूटन, न्यूटन क्या था इसके डिवाइड में ही है न्यूटन और कॉलम क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा मीटर सेकंड इनवर्स और कॉलम न्यूटन इनवर्स, ये होगी इसकी यूनिट। क्योंकि क्या इसके डिवाइड में है ना वो ऊपर नहीं है, हमने गलत कर दिया था।
मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कॉलम। कॉलम ऊपर चला जाएगा, न्यूटन नीचे रहेगा, सेकंड भी नीचे रहेगा, तो सेकंड और न्यूटन पे इन्वर्स आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। क्या होगा फिर ये मीटर पर सेकंड कॉलम पर न्यूटन, कॉलम पर न्यूटन इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस गिवन फोर्स पे दो चीज़ें कितनी ज़्यादा मूव करेगी उस पर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा वेलोसिटी पे। अगर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो बॉल जो ज़्यादा मूव करेगी दोनों को 5 न्यूटन लगाने पे, तो मोबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जो सेम फोर्स पे ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी, न कि किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, ये था हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं मेजनर इफेक्ट क्या होता है। मेजनर्स इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं और बोलूँ कि इसका अगर मैं इन्वर्स बोलूँ, अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वो करंट फ्लोइंग ज़्यादा हो रहा है, करंट का फ्लो ज़्यादा होता जा रहा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एट अ पॉइंट वेयर टेम्परेचर को हम क्या करते गए, टेम्परेचर को डाउन करते गए, डाउन एंड डाउन करते गए, तो एक ऐसा टाइम आया जहां रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू क्या बन गया, जीरो के करीब आ गया। जीरो के करीब आ गया रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना, टेम्परेचर जितना डाउन करते गए रेजिस्टेंस उतना कम होता गया। तो जितना कम होता गया तो एक टेम्परेचर ऐसा आया कि वहां पे नियरली हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन नियरली जीरो बोल दिया। तो एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जीरो आ गया, तो जो हमारा जो सबस्टांस है ना, सबस्टांस वो कैसे बिहेव करने लग गया, एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करने लग गया वो। मतलब कि उसमें से करंट है ना बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग गया एज कंपेयर टू हाइयर टेम्परेचर। क्योंकि जब हाई टेम्परेचर था वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जब उसको इतना कम करते गए कि वो क्या करता गया, टेम्परेचर क्या करता है, वो करंट फ्लो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसको वो क्या बन गया, एक सुपर कंडक्टर बन गया। और जिस टेम्परेचर से भलो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको क्या बोलते हैं, टीसी। तो अगर मैं बोलूँ क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर बेलो विच, वो टेम्परेचर जब वो लेवल आ गया टेम्परेचर का उससे नीचे, बेलो विच सब्सटेंस बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, वो टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे कि वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। उसके बाद फ्लो ऑफ करंट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा होगा और वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से मेजनर जी ने क्या बोला कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ a conductor is below critical temperature, अगर वो किससे कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। देन substance
बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर एंड magnetic field lines moves around instead passing through it। मतलब क्या हुआ, जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर से टीसी से कम अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर है तो सुपर कंडक्टर बनेगा। अगर वो सुपर कंडक्टर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बॉडी से क्रॉस करके जाती है ना, इनसाइड भी लूप बनाती है, क्लोज लूप, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, वो बॉडी से अंदर से पास करने की बजाय कैसे पास करेगी, उसके अराउंड फ्लो करेगी। अगर लेटस से ये एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है, ग्रेटर देन क्या है, टीसी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो इसके अंदर से भी क्रॉस करेगी, अंदर से भी क्रॉस करेगी। अगर जो टेम्परेचर है क्या है, T इज ग्रेटर देन टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो। और अगर मैं यही बोलूं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या है, कम है, इस तरीके से जो T है वो लेस देन TC है, तो ये क्या बनेगा, एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इसमें पास होने की बजाय इसके अराउंड से फ्लो करेगी, इसके अंदर पास होने की बजाय इसके चारों तरफ से फ्लो करना, साइड से फ्लो करेगी, ना कि इसके अंदर से। ओके, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो करेगी उस सब्सटेंस में। तो ये क्या था, मेजनर इफेक्ट था, यही क्या था, मेजनर इफेक्ट।